11वीं कक्षा के भूगोल विषय के अध्याय 3 अपवाह तंत्र ड्रेनेज सिस्टम का ये आज आखिरी पार्ट है। पार्ट 4 में इसी के साथ आज हम लोग इस अध्याय को पूर्ण कर लेंगे। तो चलिए इस अध्याय को हम लोग शुरू करें। इससे पहले हमारे इस चैनल एकेडमिक ज्ञान सेतु को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो अब हम यहाँ अध्ययन करेंगे प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने देखा सिंधु अपवाह तंत्र, गंगा अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र का अध्ययन किया। अब हम लोग प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग जो है 4-5 अपवाह तंत्र हैं उनका जो है डिटेल से अध्ययन करेंगे, जैसे कि आपका जो है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और इधर नर्मदा, ताप्ती, इन सब अपवाह तंत्रों का आज हम लोग यहाँ अध्ययन करने वाले हैं। तो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालयी अपवाह तंत्र से पुराना है। देखिए ये हिमालय से पुराना अपवाह तंत्र इसलिए है क्योंकि ये भूखंड जो था प्रायद्वीपीय भूखंड ये पहले बना हुआ है हिमालय से। ये तथ्य नदियों की प्रवणावस्था और नदी घाटियों के चौड़ा व उथला होने से प्रमाणित होता है। अब इस बात का पता कैसे चलेगा कि यहाँ की नदियाँ पुरानी हैं हिमालय की नदियों से? तो इसका पता ऐसे चलता है कि यहाँ की नदी घाटी जो है चौड़ी हैं और उथली हैं, ठीक है। और पश्चिमी तट के समीप स्थित पश्चिमी घाट बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियों और अरब सागर में गिरने वाली छोटी नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। ये जो पश्चिमी घाट है, देखिए यहाँ पर पश्चिमी घाट है आपका, ये पश्चिमी घाट है। इस तरीके से पश्चिमी घाट जिसको जो है सह्याद्री भी कहते हैं। तो ये पश्चिमी घाट क्या काम करता है? ये जो है पश्चिम की तरफ यानी अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और इधर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों, इनके लिए जल विभाजक का काम करती है। तो जल विभाजक का काम करती है। नर्मदा और तापी को छोड़कर अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। ये नर्मदा और ताप्ती इनको छोड़ करके बाकी अधिकांश नदियाँ जो है ये बंगाल की खाड़ी में पूर्व में गिरती हैं, जैसे कि कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सब। प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन व सोन नदियाँ गंगा नदी तंत्र का अंग है। तो ये भी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, लेकिन ये जो है गंगा सिस्टम का जो है उनका ये तंत्र हैं। जैसे चंबल है, सिंध है, बेतवा, केन, ये सब हम लोगों ने देखा था, सोन नदी, ये सब गंगा सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा है। तो प्रायद्वीप के अन्य प्रमुख नदी तंत्र जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब मुख्य प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता है कि ये सुनिश्चित मार्ग पर चलती हैं। इनका एक मार्ग सुनिश्चित होता है क्योंकि ये जो है मैदान से नहीं बहती हैं, पठारी क्षेत्र से बहती हैं, चट्टानी क्षेत्र से बहती हैं। तो इनका जो है मैदान सुनिश्चित है। ये हमें अपने जो है मार्ग परिवर्तन के लिए नहीं जानी जाती हैं, जबकि मैदान की नदियाँ मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती हैं। तो ये विसर्प नहीं बनाती हैं। यही कारण है कि चट्टानी क्षेत्र से बहती हैं, इसलिए विसर्प नहीं बनाती हैं। और ये बारहमासी भी नहीं है। इनमें जो है चूँकि वर्षा का जल इन नदियों में आता है तो ये बारहमासी भी नहीं है। जबकि उत्तर भारत की जो नदियाँ थी वो वर्षा के साथ साथ में हिमनद से भी अपना जल प्राप्त करती थी, वो बारहमासी थी। यदि भ्रंश घाटियों में बहने वाली नर्मदा और तापी इसका अपवाद है। नर्मदा और तापी में लगभग 12 महीने जल रहता है, क्योंकि ये ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहाँ पे वर्षा का जल इसमें आता रहता है। अब प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का इसके उद्विकास यानी इसके डेवलपमेंट के बारे में हम लोग देखेंगे। अति प्राचीन काल की 3 प्रमुख भूगर्भीय घटनाओं ने आज के प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र को आज का वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। ये 3 भूगर्भीय घटनाएं हुई थी जिसके कारण प्रायद्वीपीय नदियाँ आज के वर्तमान स्वरूप में आई। तो कौन सा? पहला तो ये है कि आरंभिक टर्सरी काल के दौरान, यानी टर्सरी काल, आपके काल का अध्ययन करने के लिए इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ जा करके इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो आरंभिक टर्सरी काल के दौरान प्रायद्वीप के पश्चिमी पार्श्व का अवतलन हो गया। प्रायद्वीप के पश्चिमी पार्श्व का यानी इस वाले भाग का क्या हो गया? अवतलन हो गया। अवतलन मतलब नीचे चला गया, जो है धंस गया। अवतलन या धसाव, जिससे समुद्र तल से ये नीचे चला गया, समुद्र तल से ये नीचे चला गया। इससे मूल जल संभर के दोनों ओर नदी की सामान्यतः सम्मित योजना में गड़बड़ी हो गई। अब जब ये नीचे धंस गया वाला क्षेत्र जो है, तो जो नदी व्यवस्था थी वो डिस्टर्ब हो गई और हिमालय में होने वाले प्रोत्थान के कारण प्रायद्वीप खंड के उत्तरी भाग का अवतलन हुआ। और जो हिमालय क्षेत्र था, यहाँ पे जब उत्थान हुआ तो ये वाला क्षेत्र जो है अवतलित हो गया। ये वाला क्षेत्र क्या हो गया? अवतलित हो गया, यानी नीचे चला गया। तो अवतलन हुआ और परिणाम स्वरूप भ्रंश द्रोणियों का निर्माण हुआ, जैसे कि नर्मदा और ताप्ती ये भ्रंश द्रोणी बनी। तो ये इसी कारण हुआ क्योंकि हिमालय का जब उत्थान हुआ, भाई यहाँ का मलबा ऊपर चला गया हिमालय में, तो यहाँ पे अवतलन हो गया। तो अवतलन हो गया और अपरदित पदार्थ से मूल दरारों को भर रही हैं। आज अपरदित पदार्थ से ये इनके दरार को भर रही हैं, इसीलिए इन नदियों में जलोढ़
व डेल्टा निक्षेप की कमी पाई जाती है। जो नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियां हैं, इनमें जलोढ़ और डेल्टा की मतलब ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। यहाँ पर ज्वारनद मुख का निर्माण करती हैं। ज्वारनद मुख ये वो होता है जहाँ पर नदियाँ जो है समुद्र में सीधे गिर जाती हैं बिना जो है मलबा के जमाव से। तो इसी काल में मतलब जो है कौन से काल में ये जो हुआ था टर्सरी काल, तो इसी काल में प्रायद्वीपीय खंड उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा में झुक गया। उत्तर पश्चिम दिशा से, यानी उत्तर पश्चिम दिशा ये है आपका, यहाँ पर इसको इरेज करके देखते हैं, ये उत्तर पश्चिम दिशा है। उत्तर पश्चिम दिशा ये वाला इस इधर से, और दक्षिण पूर्व की तरफ इसका झुकाव हो गया प्लेट का। कह रहा है कि इसी काल में उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ जो भारत का प्रायद्वीपीय खंड था, ये वाला प्रायद्वीपीय खंड ये झुक गया उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। यहाँ प्रायद्वीपीय ये नहीं होगा, ये वाला क्षेत्र नहीं होगा, ये वाला, ये झुकाव जो है सिर्फ किधर होगा, इस तरफ होगा। प्रायद्वीपीय खंड उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ झुक गया। तो झुक गया, इसके फलस्वरूप जो है अपवाह बंगाल की खाड़ी की ओर उन्मुख हो गया। तो ज़्यादातर नदियाँ बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। अब प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में यहाँ पर हम लोग देखेंगे। प्रायद्वीपीय अपवाह में अनेक नदी तंत्र हैं। प्रमुख प्रायद्वीपीय नदी तंत्रों का यहाँ संक्षिप्त विवरण जो है प्रस्तुत किया जा रहा है। अब महानदी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। महानदी जो है ये रायपुर जिले में सिहावा के निकट निकलती है। महानदी ये रायपुर जिले में सिहावा नदी, सिहावा के पास से निकलती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस मानचित्र में, ये है आपका महानदी, ठीक है। और ये जो है सिहावा से निकलती है छत्तीसगढ़ में, या ये यहाँ जो है इस मानचित्र में देख सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में ये सिहावा से निकलती है और उड़ीसा से बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ये 851 किलोमीटर लंबी है। कौन सी नदी? महानदी 851 किलोमीटर लंबी है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। 1.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके निचले मार्ग में नौ संचालन भी होता है। निचला मार्ग मतलब जहाँ पर ये जाकर के अपना जल विसर्जित करती है, यानी उड़ीसा वाले क्षेत्र में, यहाँ पर नौ संचालन भी होता है, यानी नाव वगैरह भी चलते हैं। इस नदी की अपवाह द्रोणी का 53% भाग कहाँ है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। यानी ये वाला भाग ज़्यादातर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अधिकांश भाग, और 47% भाग उड़ीसा राज्य में है ये, ठीक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है, इसमें आप देख सकते हैं इसकी कुछ सहायक नदियाँ भी हैं, जैसे कि ये हसदेव नदी इसकी सहायक नदी है महानदी की। और इसके अलावा जो है शिवनाथ रिवर है जो महानदी की सहायक नदी है। जोंक रिवर है महानदी की जो है सहायक नदी। इब नदी है, ठीक है। ओंग रिवर है ये सब, और तेल रिवर है, ये सब किसकी सहायक नदी है? तेल, इब, ओंग और हसदेव और शिवनाथ और मंड रिवर। तो ये जो है किसकी सहायक है? महानदी की सहायक नदी है। अब अगर गोदावरी की बात करें, गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। जैसे उत्तर भारत में गंगा नदी सबसे बड़ा जो है नदी तंत्र है, भारत में सबसे बड़ा नदी तंत्र गंगा है। और दक्षिण भारत की बात करें तो गोदावरी सबसे बड़ी नदी जो है, सबसे बड़ा नदी प्रायद्वीपीय नदी तंत्र है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। किसको? गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है। देखिए यहाँ से निकलती है गोदावरी, ये मानचित्र है गोदावरी नदी का। तो ये जो है महाराष्ट्र से नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। इधर भी आप बंगाल है, यहाँ पर अपना जल विसर्जित करती है। इसकी सहायक नदियाँ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों से गुजरती हैं। यानी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों में इसका क्या पाया जाता है? जल द्रोणी, इसकी द्रोणी पाई जाती है। सहायक नदियाँ यहाँ से सब निकलती हैं। और ये लगभग 1465 किलोमीटर लंबी नदी है। ये नदी कितनी लंबी है? 1465 किलोमीटर, जिसका जल ग्रहण क्षेत्र 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके जल ग्रहण क्षेत्र का 49% भाग महाराष्ट्र में है। यानी सर्वाधिक भाग कहाँ है जल ग्रहण क्षेत्र का? तो महाराष्ट्र राज्य में, और महाराष्ट्र राज्य से निकलती है। और 20% भाग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है, और शेष भाग आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसकी मुख्य सहायक नदियों में कौन कौन सी? पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता। आप देख सकते हो यहाँ पर जो है इसकी मुख्य नदियाँ, सहायक नदियाँ जो है कौन कौन सी हैं। तो ये कह रहा है ये जो आपका ये पेनगंगा है, ये पेनगंगा इसकी सहायक नदी है, पेनगंगा है ये, ठीक है। और क्या क्या कह रहा है? पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता। और ये देखो वैनगंगा है, वैनगंगा भी इसकी सहायक नदी है। और यहीं पर है ये प्राणहिता, यहीं पर है प्राणहिता, ये है प्राणहिता इसकी सहायक नदी। और इसके अलावा जो है मंजरा,
मंजरा आपका ये है, मंजरा इसकी सहायक नदी। ठीक, तो इस तरीके से इसकी सहायक नदी है पेनगंगा, इंद्रावती, और इंद्रावती कुछ इस तरीके से, ये है इंद्रावती नदी, ये इंद्रावती है। तो उत्तर में यानी कि इसके जो बाएं साइड में, इधर से चलेंगे तो इसके बाएं साइड में कौन कौन सी है, तो इंद्रावती बाएं यानी कि उत्तर से आकर मिलती है, वैनगंगा आकर के मिलती है, और इसके अलावा जो है आपका ये पेनगंगा आकर उत्तर से मिलती है। दक्षिण से जो मंजरा, दक्षिण से यानी दाहिनी तट से मंजरा जाकर के मिलती है इसमें। ठीक, और पोलावरम के दक्षिण में इसके, जहाँ इसके मार्ग के निचले भागों में भारी बाढ़ आती है, गोदावरी एक सुदृढ़ प्रपात की रचना करती है। इसकी डेल्टाई भाग में नौसंचालन संभव है, यानी डेल्टाई वाले क्षेत्र में, इस क्षेत्र में नौसंचालन भी होता है। राजामुंदरी के बाद यह नदी कई धाराओं में विभक्त होकर एक बृहद डेल्टा का निर्माण करती है। राजामुंदरी यहाँ पर है, तो ये बहुत बड़े डेल्टा का यहाँ निर्माण करती है। अब हम कृष्णा की बात करेंगे। कृष्णा नदी जो है ये पूर्व दिशा में बहने वाली दूसरी बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी जिसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं, और कृष्णा जो है ये दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, जो सह्याद्री में महाबलेश्वर के निकलती है। यानी पश्चिम घाट में जो सह्याद्री है वो महाराष्ट्र में जो है ये महाबलेश्वर के निकट से, यहाँ से ऐसे निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है, और कुल लंबाई 1401 किलोमीटर है। और इसके सहायक नदियों की बात करें तो कोयना, तुंगभद्रा, भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। आप इस मानचित्र में देख सकते हैं इसकी सहायक नदी, जैसे ये भीमा है कृष्णा की सहायक नदी ऊपर से, और ये तुंगभद्रा नदी है जो इसके दाहिने साइड से जाकर के मिलती है तुंगभद्रा, और जो है भीमा नदी उत्तर से आकर के मिलती है, यानी बाएं साइड से कृष्णा की सहायक नदी में प्रवेश करती है। ठीक, और यहीं पे कोयना नदी है, तो ये कोयना वगैरह, और इसके अलावा हगरी नदी भी इसकी सहायक नदी है। तो इस तरीके से कृष्णा की प्रमुख सहायक नदी है। और इसके कुल जलग्रहण क्षेत्र का 27% भाग महाराष्ट्र में है। 27% भाग कहाँ है? महाराष्ट्र में। 44% भाग इसका कर्नाटक में, यानी सबसे अधिक जलग्रहण क्षेत्र कहाँ है कृष्णा का? तो कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक देख रहे हो, ये वाला राज्य कर्नाटक है, तो सबसे अधिक इसका जलग्रहण क्षेत्र कर्नाटक राज्य में है। और 29% भाग आंध्र प्रदेश में, ये वाला हिस्सा आंध्र प्रदेश में। तो ये महाराष्ट्र है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश, यानी 3 राज्यों में। और इसके अलावा ये तेलंगाना भी है जो अभी अलग हुआ है आंध्र प्रदेश से, तो तेलंगाना में भी कुछ इसका हिस्सा पड़ता है। अब हम लोग अध्ययन करेंगे कावेरी के बारे में। तो कावेरी नदी सिस्टम के बारे में देखते हैं। ये कर्नाटक के कोडगु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से 1341 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। तो ये देखते हैं यहाँ पर, ये कर्नाटक में जो है ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी है, यहाँ से ये निकलती है, और यहाँ से निकलकर इसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर है, और ये 81,155 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अपवाहित होती है। प्रायद्वीप की अन्य नदियों की अपेक्षा इसमें कम उतार चढ़ाव के साथ ये नदी लगभग सारा साल बहती है। इसमें मतलब अगर ये दक्षिण भारत की नदियों में ये आ जाए, दक्षिण भारत की कौन सी नदी सारा पूरे वर्ष बहती है? तो कावेरी नदी। ये इसमें पीटी में प्रश्न भी आया था सिविल सर्विसेज में कि दक्षिण भारत की किस नदी में 12 महीने जल रहता है? तो कावेरी नदी में रहता है। कावेरी नदी में जो है ये सालों साल बहती है, क्योंकि इसके ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून, यानी ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में यहाँ पे तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो इधर से मानसून जा रहा है, यानी अरब सागर वाला, वहाँ से गर्मी में जो है इसको जल प्राप्त होता है। और निम्न क्षेत्रों में यानी निचले क्षेत्र में यहाँ पर जहाँ पर जाकर इसका मुहाना है कावेरी नदी का, यानी बंगाल की खाड़ी के पास में, तो ये उत्तर पूर्वी माइन, यानी सर्दी वाले दिन इस तरीके से उत्तर पूर्व से जो लौटते मानसून से इसको जल की प्राप्ति होती है। तो इस तरीके से ये 12 महीने इसमें जल रहता है। इस नदी की द्रोणी का 3% भाग केरल में है, केवल 3% भाग इसका केरल में है। 41% भाग जो है कहाँ है? कर्नाटक में। सबसे अधिक तमिलनाडु में 56%। यानी देखते हैं कि केरल में इसका भाग थोड़ा सा है, और 41% भाग जो है कर्नाटक में है। और इसके अलावा सबसे अधिक भाग जो है इसका 56% भाग कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु राज्य में। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं काबिनी, भवानी, अमरावती, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। आप मानचित्र में देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको साफ करते हैं पहले। आप मानचित्र में देख सकते हैं इसकी सहायक नदियाँ काबिनी। देखिए इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, इसको जूम करते हैं, जूम करके देखते हैं। देखो ये आपका अमरावती, देखो ये अमरावती नदी हो गई, और भवानी, ठीक है। तो इसमें जो है ये है अमरावती नदी है इसकी सहायक नदी, और ये भवानी नदी है इसकी सहायक नदी, ठीक है। और इसके अलावा कौन कौन सी? काबिनी नदी, काबिनी नदी ये है।
तो ये सब किधर से मिलती हैं, यानी ये इधर से जा करके, यानी कि इसकी सब दाहिनी साइड से मिलती हैं। कबिनी नदी भी इसके दाहिने तट से मिलती है, भवानी नदी भी दाहिने तट से मिलती है, और ये अमरावती नदी भी इसके दाहिने तट से मिलती है। इधर से चलेगी तो ये दाहिना तट हो जाएगा, यानी दक्षिण से मिलने वाली इसकी अधिकांश नदियाँ क्या हैं, सहायक नदी हैं। अब हम नर्मदा की बात करेंगे। नर्मदा नदी ये अमरकंटक पठार के पश्चिमी पार्श्व से लगभग 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। ये है आपकी नर्मदा नदी, ये नर्मदा नदी है, और ये अमरकंटक के पास से निकलती है, अमरकंटक के पश्चिमी पार्श्व से निकलती है। और दक्षिण में सतपुड़ा, दक्षिण में देखिए ये सतपुड़ा है, इसके दक्षिण में ये सतपुड़ा है, और उत्तर में क्या है, विंध्य पर्वत, ये उत्तर में विंध्य पर्वत है। तो के मध्य ये भ्रंश घाटी में बहती है। तो नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती है और संगमरमर की चट्टानों में खूबसूरत महाखंड और जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है। तो यहाँ पे संगमरमर की चट्टानें पाई जाती हैं, इसलिए यहाँ पर इसका मनोरम दृश्य दिखाई देता है। और जबलपुर के पास में धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। लगभग 1312 किलोमीटर की दूरी तक बहने के बाद ये भड़ौज के दक्षिण में अरब सागर में मिलती है। यहाँ पर भड़ौज है, तो भड़ौज के पास में ये अरब सागर में मिल जाती है, और 27 किलोमीटर लंबा ज्वारनद बनाती है, और बहुत बड़ा ज्वारनद मुख बनाती है। यानी ज्वारनद मुख बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। ज्वारनद मुख मैंने बताया क्या होता है कि जब नदी भ्रंश घाटी से बहती है तो उसके पास जो है मलबा नहीं होता है, अपरदित पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है, तो ये सागर में गिरने के बाद कोई जमाव नहीं करती, इसलिए ज्वारनदमुख का निर्माण करती है। सरदार सरोवर परियोजना इसी नदी पर बनाई गई है। तो आप सरदार सरोवर परियोजना जो बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है, जो है लगभग 181 फीट ऊंची बनाई गई है, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, तो वो इसी नदी पर बनाई गई है, नर्मदा नदी पर, सरदार सरोवर परियोजना। और इसी के पास में सरदार जी की एक लौह स्तंभ स्थापित की गई है, लगभग 181 फीट की, तो वो यहीं पर है, नर्मदा नदी पर। आप लोग कमेंट करके बताइए जो है सरदार जी की जयंती कब मनाई जाती है, कौन सी तारीख में? अभी हाल में ही मनाई गई थी। तापी पश्चिमी दिशा में बहने वाली, अब हम तापी की बात करेंगे। तो पश्चिम दिशा में बहने वाली एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है तापी। ये मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है। देखते हैं इस मानचित्र में, ये जो है यहाँ इसी के नीचे तापी है। तो तापी जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है, यहाँ से निकलती है, और ये नर्मदा के दक्षिण में, यानी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है। तो इस तरीके से ये जो है मध्य प्रदेश में बैतूल जिले में मुल्ताई से निकलती है। तो इसका उद्गम कहाँ है? मध्य प्रदेश के बैतूल में। ये 724 किलोमीटर लंबी नदी है, ये 724 किलोमीटर लंबी नदी है, और 65,145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अपवाहित होती है। इसके अपवाह क्षेत्र का 79% भाग महाराष्ट्र में है। सबसे अधिक भाग इसका कहाँ है? महाराष्ट्र में। 15% भाग मध्य प्रदेश, और शेष 6% भाग गुजरात में पड़ता है। तो 3 राज्यों में इसका अपवाह है। अब हम अरावली के पश्चिम में लूनी की बात करेंगे। अरावली के पश्चिम में लूनी राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। तो राजस्थान के सबसे बड़ा नदी तंत्र क्या है? लूनी है। तो ये अरावली के पश्चिम में, ये अरावली है, ये अरावली है, इधर मानचित्र में आप देख सकते हैं। तो इसके पश्चिम में ये नदी है, कौन सी? लूनी, ये वाली नदी लूनी है। तो ये जो है पुष्कर के पास, यानी पुष्कर कहाँ है? तो पुष्कर ये आपकी जयपुर के पास में जो है एक अजमेर क्षेत्र है, अजमेर शहर है। तो अजमेर के पास में पुष्कर है। तो पुष्कर के समीप ये 2 धाराओं में निकलती है, सरस्वती और सागरमती। तो यहाँ से ये निकलती है, देखो ये जो है आपके यहाँ से निकलती है, जो ये पुष्कर के पास से 2 धाराओं में निकलती है, सरस्वती और सागरमती। और ये जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती है, गोविंदगढ़ के निकट मिल करके, और ये लूनी कहलाती है। यहाँ से नदी अरावली पहाड़ियों से निकलती है और लूनी कहलाती है। तलवाड़ा तक ये पश्चिम दिशा में बहती है, और तत्पश्चात दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती हुई कच्छ के रन में जा मिलती है। संपूर्ण नदी तंत्र अल्पकालिक है। देखिए यहाँ ये कच्छ का रन है, और यहाँ पर आकर के ये पूरा कच्छ का रन है, ये पाकिस्तान वाला हिस्सा भी है। तो यहाँ पर आकर के ये कच्छ के रन में समा जाती है, और ये अल्पकालिक नदी है। क्या है? तो लूनी कैसी नदी है? अल्पकालिक नदी है, यानी ये कुछ समय के लिए ही बहती है और फिर विलीन हो जाती है। पश्चिम की ओर बहने वाली छोटी नदियों को देखते हैं, जो पश्चिम की ओर बहती है अरब सागर में। अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों का जलमार्ग छोटा है। इनका मार्ग छोटा क्यों है? देखिए ये भारत का मानचित्र है, और यहाँ पर है ये जो है सह्याद्री या पश्चिमी घाट। तो इनका क्षेत्र भी छोटा है, क्योंकि यहाँ से ये जल विभाजक का काम करती हैं। तो ये नदियाँ सब छोटी छोटी हैं, और इधर ज़्यादा दूर तक दूरी तय करती हैं, तो इधर की बड़ी नदियाँ हैं, तो इनका मार्ग छोटा है। गुजरात की छोटी नदियों को ढूंढें। अब गुजरात की छोटी नदियों को आप मानचित्र में ढूंढिए। देखिए गुजरात की छोटी नदियाँ हैं साबरमती, माही, ढाढर, तो ये सब गुजरात की नदियाँ हैं। और
सेतरुनिजी एक ऐसी नदी है जो अमरावती जिले में डलकाहवा से निकलती है। भद्रा नदी राजकोट जिले के अनियाली गांव के निकट से निकलती है। भद्रा नदी राजकोट के पास से निकलती है। ढाढर नदी पंचमहल जिले के घंटार गांव से निकलती है। साबरमती और माही गुजरात की दो प्रसिद्ध नदियां हैं। साबरमती और माही गुजरात की दो प्रसिद्ध नदियां हैं। नासिक जिले में त्र्यंबक पहाड़ियों में 670 मीटर की ऊंचाई पर बैतरणी नदी निकलती है। कालिंदी नदी बेलगांव जिले से निकलकर करवाड़ की खाड़ी में गिरती है। अब ये दक्षिण भारत की कुछ नदियां और हैं छोटी छोटी। बेदती नदी हुबली जो कि धारवाड़ जो में क्षेत्र में है, तो धारवाड़ से निकलती है और 161 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती है। शरावती नदी पश्चिम की ओर बहने वाली कर्नाटक की एक अन्य महत्वपूर्ण नदी है। तो ये सब कर्नाटक की नदियां हैं। नासिक जिले के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलने वाली बैतरणी नदी है, और जो है आपका शरावती नदी कहाँ से निकलती है, तो ये कर्नाटक राज्य में बहती है। और शरावती शिमोगा जिले से निकलती है। कहाँ से निकलती है? शिमोगा जिले से, कर्नाटक के। और इसका जलग्रहण क्षेत्र 2209 वर्ग किलोमीटर है। तो उस नदी का नाम ज्ञात करें जिस पर गरसोप्पा या जोग जलप्रपात स्थित है। तो ये स्थित है शरावती नदी पर। ठीक है, अब गोवा राज्य की नदियों की बात करते हैं। तो गोवा में दो महत्वपूर्ण नदियां हैं, इनका यहाँ उल्लेख किया जा सकता है। एक का नाम मांडवी है और दूसरी जुआरी है। गोवा की दो महत्वपूर्ण नदियां हैं, ये है मांडवी आपकी, और ये है जुआरी। इस तरीके से नहीं, इधर से नहीं, ये यहाँ से बहती है इस तरीके से। जुआरी नदी है जो अरब सागर में गिरती है, और इन्हें हम मानचित्र पे देख सकते हैं। ये मानचित्र है। केरल की तटरेखा छोटी है। केरल की तटरेखा छोटी है, लेकिन केरल की सबसे बड़ी नदी जो है भरतपुजा। केरल की अगर बात करें तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भरतपुजा है। अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है। आप अगले मानचित्र में देख सकते हैं, ये केरल है। तो केरल में सबसे बड़ी नदी है भरतपुजा, जो है यहाँ मानचित्र में नहीं दिखाया गया है, लेकिन है केरल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भरतपुजा है। अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है। इसे पोन्नानी के नाम से भी जाना जाता है। अन्नामलाई को और किस नाम से जानते हैं? पोन्नानी के नाम से भी जाना जाता है। ये लगभग 5397 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में प्रवाहित होती है। इसके जलग्रहण की तुलना कर्नाटक की शरावती नदी के जलग्रहण से कीजिए। अब इधर देखिए, केरल पेरियार की बात करते हैं। पेरियार केरल की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो जो है भरतपुजा इसकी सबसे बड़ी नदी है केरल की। भरतपुजा जो हमने पीछे देखा था, भरतपुजा जो अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी है पेरियार केरल की। देखते सकते हैं, ये पेरियार नदी है केरल की, और इसका जलग्रहण क्षेत्र 5343 वर्ग किलोमीटर है। तो दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है जलग्रहण क्षेत्र में। आप देख सकते हैं यास्थापूजा और पेरियार नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में बहुत कम अंतर है। यास्थापूजा नहीं, वही जो है ये हमने देखा था जो भरतपुजा, उसी को यास्थापूजा कहा जाता है। दोनों के जलग्रहण में बहुत कम अंतर है। केरल की अन्य उल्लेखनीय नदी पाम्बा। देखिए यहाँ पर एक नदी है पाम्बा, इस तरीके से पाम्बा नदी है जो केरल में 177 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती हुई वेम्बनाड झील में गिरती है। ये देखिए यहाँ पर ये वेम्बनाड झील है, और ये पाम्बा नदी इसी झील में आकर के गिर जाती है। तो वेम्बनाड झील में गिरने वाली नदी का नाम क्या है? पाम्बा, केरल की। अब हम बात करेंगे पूरब की ओर बहने वाली नदियों के बारे में। तो प्रायद्वीप में बहुत बड़ी संख्या में नदियाँ अपनी सहायक नदियों के साथ पूरब की ओर प्रवाहित होती हैं। क्या इनमें से कुछ के नाम आप बता सकते हैं? छोटी छोटी नदियाँ जो पूर्व में बहती हैं। कुछ छोटी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। छोटी होने के बावजूद इन नदियों का अपना महत्व है, जैसे स्वर्ण रेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, वामसाधारा, पेन्नार, पलार, वैगे, ये सब छोटी छोटी नदियां हैं। आप देख सकते हो, ये है स्वर्ण रेखा। यहाँ पे शुरू करते हैं स्वर्ण रेखा। ये कलर हम लोग चेंज करते हैं इसका। देखिए ये है स्वर्ण रेखा, और ये है आपका जो है ब्राह्मणी नदी, ये ब्राह्मणी नदी है। और ये है आपका जो है महानदी, और इसकी सहायक नदी तेल है। और ये इंद्रावती है जो गोदावरी की सहायक, हमने अभी देखा था गोदावरी की सहायक इंद्रावती है। तो ये कृष्णा है। फिर इसके बाद में छोटी नदी पेन्नार है। फिर पलार एक छोटी नदी है, इसका सीरियल लगाने के लिए आता है। फिर पोन्नैयार है ये छोटी नदी, और ये इसके बाद में ये कावेरी नदी है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं उत्तर से दक्षिण, तो स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, और इसके बाद में महानदी और इसी की सहायक तेल है। फिर इंद्रावती है जो गोदावरी की सहायक है। फिर कृष्णा नदी आ जाती है। फिर इसके बाद में पेन्नार नदी है, ठीक है, और इसके बाद में पलार नदी है, और फिर पोन्नैयार नदी है, और फिर कावेरी नदी है। तो इस तरीके से ये छोटी नदी और बड़ी नदियों का क्रम है। इनको आप देख सकते हैं मानचित्र में। यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा बड़े में दिखाया गया है। देखिए कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी के नीचे फिर पेन्नार नदी है, पेन्नार के बाद फिर पलार नदी है,
पोन्नैयार नदी है, फिर ये कावेरी है, फिर सबसे नीचे वैगई है, वैगई। तो इस तरीके से ये नदियों का क्रम है, उत्तर से दक्षिण लगाने के लिए आ सकता है। तो उसके ऊपर गोदावरी भी है, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, पलार, पोन्नैयार, फिर कावेरी। हम लोग सीधे पढ़ते हैं ना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। अब इसके बीच देख रहे हैं 4 छोटी छोटी नदियां हैं, पेन्नार है, पेन्नरू भी कहते हैं, फिर पलार है, फिर पोन्नैयार है, फिर कावेरी, फिर इसके बाद में इसके नीचे वैगई। वैगई सबसे दक्षिण में नदी है। अब हम लोग बात करेंगे नदी बहाव प्रवृत्ति की। नदी बहाव प्रवृत्ति, क्या आप जानते हैं कि नदी में बहने वाले जल की मात्रा सारा साल एक समान नहीं रहती है। मतलब सारे साल एक समान नहीं रहती। इसमें ऋतुओं के अनुसार बदलाव आता रहता है। किस ऋतु में आप गंगा व कावेरी नदियों में सर्वाधिक प्रवाह की अपेक्षा कर सकते हैं? देखिए, गंगा नदी उत्तर भारत की है और कावेरी नदी दक्षिण भारत की है। तो इन दोनों में आप जल प्रवाह की तुलना करिए। एक नदी के चैनल में वर्ष पर्यंत जल की प्रवाह के प्रारूप को नदी बहाव प्रवृत्ति कहते हैं। नदी बहाव प्रवृत्ति यानी रिवर रिजाइम किसे कहते हैं? तो रिवर रिजाइम का मतलब होता है कि एक नदी के चैनल में, चैनल मतलब उसके जो है घाटी में वर्ष पर्यंत जल के प्रवाह के प्रारूप को क्या कहते हैं? बहाव प्रवृत्ति या रिवर रिजाइम कहते हैं। उत्तर भारत की हिमालय से निकलने वाली नदियां बारहमासी हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियां बारहमासी हैं क्योंकि ये अपना जल बर्फ पिघलने तथा वर्षा प्राप्त होने से प्राप्त करती हैं। दोनों बताया मैंने। दक्षिण भारत की नदियां हिमनदों से नहीं निकलती हैं, जिससे इसकी बहाव प्रवृत्ति में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। इनका बहाव मानसून ऋतु में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। मानसून काल में दक्षिण भारत की नदियों में जल ज़्यादा बढ़ जाता है। इस प्रकार दक्षिण भारत की नदियों के बहाव की प्रवृत्ति वर्षा द्वारा नियंत्रित होती है। तो दक्षिण भारत की नदियों में जल बहाव किससे नियंत्रित होती है? वर्षा द्वारा, जो प्रायद्वीपीय पठार के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होती है। यहाँ पे वर्षा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वर्षा जल नदियों में प्राप्त होता है। तो इसलिए यहाँ नदियों के बहाव में जल मात्रा कम रहती है। जैसे कि हमने देखा कि कावेरी नदी में जो है 12 महीने जल रहता है, जबकि कृष्णा में नहीं। तो जल विसर्जन, डिस्चार्ज की बात करें तो जल विसर्जन नदी में समयानुसार जल प्रवाह के आयतन का माप है। जल विसर्जन क्या है? तो ये जल विसर्जन यानी डिस्चार्ज किया है तो नदी में समयानुसार यानी एक समय के अनुसार जल प्रवाह के आयतन का माप कहलाता है। आयतन जो मतलब नदी का वॉल्यूम कितना है एक समय में, तो उसे जल विसर्जन कहते हैं, डिस्चार्ज कहते हैं। इसे किस में मापा जाता है? क्यूसेक्स में मापा जाता है। क्यूबिक फुट प्रति सेकंड या क्यूमैक्स, क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड में मापा जाता है। यानी क्यूमैक्स क्या है? तो क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड है, और क्यूसेक्स क्या है? क्यूबिक फुट प्रति सेकंड है। तो इस तरीके से इसे क्यूसेक्स या क्यूबिक में मापा जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न आएगा क्यूसेक्स किससे संबंधित है? तो क्यूसेक्स जो है नदी के जल प्रवाह आयतन के मापन को किस में मापते हैं? क्यूसेक्स पैमाना में मापते हैं। गंगा नदी में न्यूनतम जल प्रवाह जनवरी से जून की अवधि के दौरान होता है। गंगा नदी में न्यूनतम जल प्रवाह कब होता है? जनवरी से जून के महीने में होता है, और अधिकतम प्रवाह अगस्त या सितंबर में प्राप्त होता है। तो देखिए, गंगा नदी में यहाँ पर आप ध्यान रखना, अधिकतम प्रवाह कब होता है? अगस्त से या सितंबर महीने में, यानी मानसून काल में गंगा में अधिक प्रवाह होता है, और जनवरी से जून तक इसमें न्यूनतम प्रवाह होता है। ठीक, जब मानसून के पहले का समय या मानसून के बाद का समय। सितंबर के बाद प्रवाह में लगातार कमी होती चली जाती है। सितंबर के बाद इसके प्रवाह में लगातार कमी होती चली जाती है। इस प्रकार इस नदी की वर्षा ऋतु में जल प्रवाह की प्रवृत्ति मानसूनी है। तो गंगा नदी भी मानसून से प्रभावित होती है। गंगा द्रोणी के पूर्वी व पश्चिमी भागों की जल बहाव प्रवृत्ति में चौंकाने वाले अंतर नजर आते हैं। अब गंगा द्रोणी के जो पूर्वी, जैसे आप ये मानचित्र देख सकते हो, ये भारत का मानचित्र है, इस तरीके से ये है, ठीक है। अब यहाँ से ये गंगा नदी चल रही है, तो कह रहा है कि गंगा द्रोणी के पूर्वी व पश्चिमी भागों की जल बहाव प्रवृत्ति, ये पश्चिमी भाग होगा गंगा का, ये पूर्वी भाग होगा, तो इसमें जल बहाव प्रवृत्ति जो है चौंकाने वाला अंतर इसमें आता है। बर्फ पिघलने के कारण गंगा नदी का प्रवाह मानसून आने से पहले भी काफ़ी बड़ा होता है। मानसून आने से पहले भी इसके बहाव में काफ़ी बड़ा जो है रहता है। और फरक्का में गंगा नदी का औसत अधिकतम जल प्रवाह लगभग 5500 क्यूसेक्स है, जबकि न्यूनतम औसत केवल 1300 क्यूसेक्स है। जल प्रवाह में इतने अधिक अंतर के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है? तो इसका पीछे कारण यह है कि यहाँ पर इसके निचली घाटी में आकर के, यानी पूर्वी क्षेत्र में गंगा के इस वाले क्षेत्र में आकर के बहुत सारी नदियाँ यहाँ तक मिल जाती हैं, तो इसलिए इसके जो इसमें जल विसर्जन है, डिस्चार्ज की मात्रा अधिक बढ़ जाती है।
प्रायद्वीप की दो नदियों की प्रवाह प्रवृत्ति हिमालय की नदियों की तुलना में रोचक अंतर प्रस्तुत करती हैं। नर्मदा नदी में जल विसर्जन का स्तर जनवरी से जुलाई माह तक बहुत कम रहता है। नर्मदा नदी में जल विसर्जन जो है उस जनवरी से लेकर जुलाई तक कम रहता है, और हमने गंगा में देखा था जनवरी से लेकर के जून तक। और लेकिन अगस्त में इस नदी का जल प्रवाह अधिकतम हो जाता है। वहाँ भी गंगा में भी अगस्त में जल प्रवाह अधिक हो जाता है क्योंकि मानसून आ जाता है, तो यह अचानक उफान पर आ जाता है और अचानक अगस्त महीने में नर्मदा में जल बढ़ जाता है तो बाढ़ें आने लगती है, नदी उफान में बहती है। अक्टूबर महीने में बहाव की गिरावट उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना अगस्त में उफान। अब अक्टूबर महीने में इसमें गिरावट आती है, अगस्त महीने में ज़्यादा जल आ जाता है और अक्टूबर महीने में कम हो जाता है। गरुड़ेश्वर में दर्ज इस नदी के बहाव के आंकड़े बताते हैं कि इसका अधिकतम बहाव 2300 क्यूसेक्स तथा न्यूनतम बहाव 15 क्यूसेक्स है। देखिए कितना अंतर है, मतलब अधिकतम बहाव 2300 जो है क्यूसेक से गरुड़ेश्वर एक स्थान है, और सबसे कम इसका 15 क्यूसेक से। गोदावरी में न्यूनतम प्रवाह मई में और अधिकतम जुलाई अगस्त में होता है। और गोदावरी नदी की अगर बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम प्रवाह जो है मई महीने में होता है और अधिकतम जुलाई अगस्त में होता है। अगस्त माह के पश्चात इनके प्रवाह में भारी कमी आती है। गोदावरी नदी में अगस्त माह के पश्चात जो है इसके प्रवाह में भारी कमी आती है, लेकिन फिर भी अक्टूबर और नवंबर में प्रवाह का आयतन जनवरी से मई तक किसी भी माह की तुलना में अधिक रहता है। पोलावरम में गोदावरी नदी का औसत अधिकतम विसर्जन 3200 क्यूसेक से पोलावरम में देखा गया तो वहाँ 3200 क्यूसेक अधिकतम विसर्जन है और न्यूनतम केवल 50 क्यूसेक होता है। ये आंकड़े नदी की प्रवाह प्रवृत्ति की जानकारी देते हैं। तो प्रवाह प्रवृत्ति क्या है कि किसी समय विशेष में नदी में जल के विसर्जन की मात्रा। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा अंतर देखते हैं, हिमालयी नदी और प्रायद्वीपीय नदी में अंतर देखते हैं। तो अगर उद्गम की बात करें तो उद्गम में हिमालय नदी हिम नदियों से ढके हिमालय से इसका उद्गम होता है। प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ जो है प्रायद्वीपीय नदियाँ पठार और मध्य उच्च भूमि से निकलती हैं। प्रवाह प्रवृत्ति की बात करें तो ये 12 मासी है और ये मौसमी मानसून वर्षा पर निर्भर करती हैं। और अपवाह के प्रकार की बात करें तो ये पूर्ववर्ती और अनुवर्ती नदियाँ हैं। हिमालय नदियाँ कैसी हैं? पूर्ववर्ती और अनुवर्ती। पूर्ववर्ती मतलब पर्वत के निर्माण से पहले बह रही थी, हिमालय के निर्माण से पहले बहने वाली नदियाँ पूर्ववर्ती हैं, और अनुवर्ती नदियाँ जो है मतलब ये साथ साथ बहती हैं मैदानी भाग में और वृक्षाकार प्रारूप बनाती हैं। इसका आप पहले पार्ट को अच्छी तरीके से उसमें समझाया गया है, ये सब अध्ययन कर लेना। और प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ अध्यारोपित हैं। अध्यारोपित मतलब एक नदी के ऊपर दूसरी नदी, मतलब एक नदी अपनी घाटी के ऊपर दूसरी घाटी का निर्माण करती है, तो ये अध्यारोपित नदी है। पुनर्योनित नदी है। पुनर्योनित मतलब इसमें ये होता है कि अचानक जो है किसी भूखंड के उसमें परिवर्तन आ जाए तो नदी जो है मान लेते हैं नई हो जाती है। जैसे कहीं पर धसाव हो गया किसी घाटी का तो नदी वहाँ पर कटाव करने लगती है, तो ये पुनर्योनित नदियाँ यहाँ पर हैं। और अरीय व आयताकार प्रारूप बनाती हैं। यहाँ पर आपने देखा जैसे कि अमरकंटक के पास में अरीय जो है और वो बनाती हैं, प्रारूप बनाती हैं। अरीय मतलब नदियाँ जो है ऊपर से बाहर की तरफ चलती हैं इस तरीके से, तो ये रेडियल बनती हैं। और नदी की प्रकृति की बात करें तो इसका मार्ग लंबा होता है हिमालय नदियों का, और उबड़ खाबड़ पर्वतों से गुजरती हैं। यहाँ अभिशीर्ष अपरदन करती हैं। अभिशीर्ष मतलब हेडवर्ड अपरदन करती हैं, मतलब ये नदियाँ जो है पहाड़ की तरफ अपरदन करती हैं। वह नदी अपहरण, यहाँ पर नदी अपहरण भी होता रहता है। नदी अपहरण मतलब बड़ी नदी छोटी नदी की घाटी का अपहरण कर लेती है। मैदानों में जलमार्ग बदलना इसका, और विसर्प बनता है। यहाँ पर नदियाँ विसर्प बनाती हैं। विसर्प मतलब मियांडर बनाती हैं। जो ऑक्सबो लेक वगैरह बनता है वो हिमालय नदियों के द्वारा बनता है। और यहाँ पर जो है सुसमायोजित घाटियों के साथ छोटे निश्चित मार्ग हैं, यानी प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ छोटे छोटे मार्ग में प्रवाहित होती हैं। और जल ग्रहण क्षेत्र की बात करें तो बहुत बड़ी द्रोणी है इसका हिमालय की नदियों का, जैसे गंगा की बहुत बड़ी द्रोणी है और ये अपेक्षाकृत इसकी द्रोणी छोटी होती है। और नदी की आयु की बात करें तो ये युवा है, क्रियाशील व घाटियों को गहरा करती हैं। और यहाँ पर ये पर्वणित परिच्छेदिका वाली प्रौढ़ नदियाँ हैं। प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ प्रौढ़ हो चुकी हैं, बहुत पुरानी नदियाँ हैं, तो ये अपने आधार तल तक पहुँच चुकी हैं। आधार तल मतलब समुद्र के तल तक इनका जो है क्या हो चुका है, इन्होंने अपरदन कर लिया है। नदी जल उपयोग की सीमा, नदी जल उपयोग की सीमा के थोड़ा सा अध्ययन कर लेंगे। भारत की नदियाँ प्रतिवर्ष जल की विशाल मात्रा का वहन करती हैं, ठीक है, लेकिन समय व स्थान की दृष्टि से इनका समान वितरण नहीं है। समय व स्थान हमने देखा कि किसी स्थान पर जो है अधिक जल है तो, और किसी समय विशेष जैसे अगस्त में नदियों में जल अधिक हो जाता है तो वहीं पर जो है आपका जुलाई के बाद जो है कम, उसके बाद जनवरी फरवरी के बाद जो है कम हो जाता है नदियों का जल समय।
और स्थान में भी जो है वितरण समान नहीं। 12मासी नदियाँ वर्ष भर जल का वहन करती हैं, परंतु अनित्यवाही नदियों में शुष्क ऋतु में जल कम हो जाता है जब वर्षा नहीं होती है। वर्षा ऋतु में अधिकांश जल बाढ़ में व्यर्थ हो जाता है और समुद्र में बह जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारी समस्याएं हैं भारत में और बहुत सारी जो है भौतिक विविधताएं हैं नदियों में। तो इसके कारण जो है देश में नदी जल के उपयोग की जो है आवश्यकता है। इस प्रकार जब देश के एक भाग में बाढ़ होती है तो दूसरा सूखाग्रस्त रहता है। तो ये सब कारणों से मतलब देश का एक भाग बाढ़ से प्रभावित होता है, दूसरा सूखाग्रस्त हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या ये जल उपलब्धता की समस्या है या इसके प्रबंधन की? तो क्या आप देश में एक साथ आने वाली बाढ़ और सूखे की समस्या को कम करने के उपाय सुझा सकते हैं? देखिए, बैठकर सोचिए इस पे कि आप क्या क्या उपाय सुझा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि मतलब नदियों की जोड़ने का जो है यहाँ पर एक अच्छा उदाहरण दिया जा सकता है कि जहाँ पर नदियों की जो है उसमें 12 महीने जल रहता है, उत्तर भारत की नदियों को दक्षिण भारत से जोड़ा जाए, जैसे कि गंगा कावेरी लिंक नहर जो है, और इसके अलावा नहरमाला नहर परियोजना, इंदिरा गांधी परियोजना, जैसे कि जो है वहाँ से हर के बैराज से निकाल करके और इसे राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में, शुष्क क्षेत्रों में जल का पहुँचाना। तो ये सब उपाय सुझाए जा सकते हैं। क्या एक द्रोणी की जल आधिक्य को जल की कमी वाली द्रोणियों में स्थानांतरित करके, यानी जल आधिक्य जैसे गंगा के जल को कम द्रोणी वाली यानी कावेरी नदी में स्थानांतरित करके इस समस्या को कम किया जा सकता है? क्या हमारे देश में नदियों की द्रोणियों को जोड़ने संबंधी कोई योजना बनाई गई है? बिल्कुल बनाई गई है। जैसे गंगा कावेरी लिंक योजना पर काम चल रहा है, ब्यास सतलज लिंक नहर बनाया जा रहा है, ठीक है, और इसी अलावा पेरियार नदी के जो है डायवर्जन किया जा रहा है। क्या आपने समाचार पत्रों में नदियों को आपस में जोड़ने के बारे में पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा होगा आपने। क्या आप समझते हैं कि मात्र नहर बनाकर गंगा नदी का पानी प्रायद्वीपीय नदियों में स्थानांतरित किया जा सकता है? इसकी मुख्य समस्या क्या है? देखिए, समस्याएं बहुत आएंगी नदियों को जोड़ने को लेकर, इसीलिए अभी तक पर्यावरणविद जो है इसका विरोध करते रहे हैं। इसी पुस्तक के दूसरे अध्याय को देखें और धरातल के उबड़ खाबड़ होने से उत्पन्न कठिनाइयों को जानें। अब दूसरे अध्याय में जिसमें आपने भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ा है, तो उसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से भारत का धरातल जो है भिन्न भिन्न है, उबड़ खाबड़ है। मैदानी क्षेत्रों से पठारी क्षेत्र में जल कैसे उठाया जा सकता है? अब मैदानी क्षेत्र से पठारी क्षेत्र में जल कैसे लाया जा सकता है? क्या उत्तर भारत की नदियों में पर्याप्त जलाधिक्य है जिसे स्थायी तौर पर स्थानांतरित किया जा सकता है? क्या उत्तर भारत की नदियों जैसे गंगा और यमुना में इतना अधिक जल है कि उनको दक्षिण भारत की नदी जो है क्षेत्र तक लाया जा सकता है? इस पूरे मुद्दे पर वाद विवाद आयोजन कीजिए, ठीक है जी। तो ये होगी। अब ये देखिए, जल उपयोग से संबंधित निम्नलिखित समस्याओं को आप किस प्रकार जो है कम करेंगे? तो पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध न होना, नदी जल प्रदूषण, नदी का में गाद, ऋतुवत जल का असमान प्रवाह, राज्यों के बीच नदी जल विवाद जैसे आपका जो है कावेरी नदी जल विवाद, मध्य धारा की ओर बस्तियों की विस्तार के कारण नदी वाहिकाओं का सिकुड़ना। सब नदियाँ प्रदूषित क्यों हैं? क्या आपने अब शहरों के गंदे पानी की नदियों में गिरते हुए देखा है? भाई, शहरों में गंदे नाले जो है नदियों में गिरती हैं। औद्योगिक कूड़ा करकट कहाँ डाला जाता है? आप देख सकते हैं सड़क के किनारे डाला जाता है या नदियों के किनारे डाला जाता है। बहुत से शमशान घाट नदी किनारे हैं, बहुत सारे शमशान घाट जो है नदी किनारे हैं, और कई बार मृत शरीरों को नदियों में डाल दिया जाता है। कुछ त्योहारों पर फूलों और मूर्तियों को नदियों में डुबो दिया जाता है। जैसे आपके हमारे भारत में जो है गणपत बप्पा मौर्य आते हैं, और इसी प्रकार से जो है दुर्गा पूजा के समय सब नदियों में डुबो दिया जाता है मूर्तियों को। बड़े पैमाने पर स्नान व कपड़े धोना भी नदी जल को प्रदूषित करता है। तो ये सब प्रदूषण के कारण हैं। नदियों को प्रदूषण मुक्त कैसे किया जा सकता है? क्या आपने गंगा एक्शन प्लान और दिल्ली में यमुना सफाई अभियान के विषय में पढ़ा है? हमने पीछे पढ़ा था कि किस तरीके से जो है गंगा एक्शन प्लान जो नमामि गंगे परियोजना चल रही है। नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु परियोजनाओं पर सामग्री एकत्र करें। ये तो ठीक है, ये तो वो हो गया। अब यहाँ पर हम लोग कुछ प्रश्न हैं उनके जो है देखते हैं, टिक वाले प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है? तो बंगाल का शोक दामोदर को कहते हैं। और कोसी किसका शोक है ये बताना है आपको। कोसी नदी किस राज्य के शोक के रूप में जानी जाती है? निम्नलिखित में से किस नदी की द्रोणी भारत में सबसे बड़ी है? तो सबसे बड़ी नदी द्रोणी है गंगा की। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है? तो पंचनद हमने देखा था जिसमें रावी, चेनाब, झेलम, सतलज और ब्यास शामिल है, लेकिन सिंध इसमें शामिल नहीं, सिंधु नदी इसमें शामिल नहीं है। 5 नदियाँ कौन कौन सी हैं? रावी, चेनाब, झेलम, ब्यास, सतलज। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? तो भ्रंश घाटी में इसमें नर्मदा बहती है, ताप्ती बहती है, इसके अलावा आपका दामोदर नदी भी भ्रंश घाटी में बहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल है? तो अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल है दीव प्रयाग। देखिए, उत्तराखंड में 5 प्रयाग हैं, 5 प्रयाग हैं।
कौन कौन से? देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी का प्रयाग है, विष्णु प्रयाग में अलकनंदा व धौली गंगा का है, नंद प्रयाग में अलकनंदा व नंदाकिनी, कर्ण प्रयाग में अलकनंदा व पिंडार, रुद्र प्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी। इस तरीके से 5 प्रयाग हैं। अब यहाँ पर छोटे छोटे प्रश्न हैं। नदी, द्रोणी और जल संभर में अंतर करना है, ये पहले वीडियो में आपको मिल जाएगा। वृक्षाकार और जाली नुमाई सब पहले पार्ट के वीडियो में इसके सारे जो है सॉल्यूशन दिए हुए हैं। अब केंद्रीय नदी और अभिकेंद्रीय नदी अपवाह प्रारूप, डेल्टा और ज्वार नद में मुख्य अंतर अभी बताया मैंने। और 30 शब्दों में लिखना है भारत में नदियों को आपस में जोड़ने के सामाजिक आर्थिक लाभ क्या है, सामाजिक लाभ और आर्थिक लाभ क्या है नदियों को जोड़ने के। प्रायद्वीपीय नदी के 3 लक्षण लिखें, ठीक है। और 125 शब्दों में लिखना उत्तर भारतीय नदियों की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है। उत्तर भारत की नदियों की महत्वपूर्ण विशेषताएं नंबर वाइज लिख सकते हो, जैसे कि ये 12मासी हैं, ठीक है। इस तरीके से ये नदियां प्रायद्वीपीय नदियों से किस प्रकार भिन्न है, उत्तर भारत की नदियां प्रायद्वीपीय नदियों से किस प्रकार भिन्न है। और दूसरा प्रश्न, मान लीजिए आप हिमालय के गिरिपात के साथ साथ हरिद्वार से सिलीगुड़ी तक यात्रा कर रहे हैं, तो इस मार्ग में आने वाली मुख्य नदियों के नाम बताएं और इनमें से किसी एक नदी की विशेषताओं का वर्णन करें। तो आप उत्तराखंड से जहाँ हरिद्वार, जहाँ पर जो है क्या है, गंगा आकर के जो है गंगा मैदानों में प्रवेश करती है, तो वहाँ से यानी कि हरिद्वार यहाँ से लेकर के और सिलीगुड़ी तक, यहाँ तक, ये पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी है, ये सिलीगुड़ी है जो चिकन नेक के पास में है। सिलीगुड़ी कहाँ है, ये चिकन नेक, यहाँ से पश्चिम बंगाल, तो यहाँ से लेकर के और सिलीगुड़ी तक यात्रा करते हैं। तो कौन कौन सी नदियाँ मुख्य नदियाँ आती हैं, तो इसमें सबसे पहले तो गंगा आती है, फिर उसके बाद रामगंगा इसकी सहायक नदी है, फिर उसके बाद में गोमती नदी है, फिर घाघरा है, ठीक है, और राप्ती नदी है, गंडक नदी है, कोसी नदी है, सब जो है रास्ते में पड़ेंगी। इन नदियों के नाम लिखने हैं और किसी एक नदी के बारे में बताना है। तो आप इसमें जो है गंगा नदी के बारे में इसका जिक्र कर सकते हो या फिर गंडक नदी के बारे में प्रकाश डाल सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसे ख़त्म करते हैं। अब ये चैप्टर पूरा हो गया, अब नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप लोग हमारे वीडियो को जो है सारे वीडियो को देखते रहिए, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से और भी इसके सारे पार्ट्स आप देखिए। और देखिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। और मेरे दूसरे चैनल का नाम है NCERT विथ राजेंद्र सर, अगर इसे भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।